नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्विता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बैठक में सीएम ने दिए हैं निर्देश। गरीब परिवारों को एक एक दुधारू गोवंश उपलब्ध कराने के सीएम ने दिए हैं निर्देश। वहीं गोबर से तैयार पेंट का सरकारी भवनों में हो रहा है इस्तेमाल। वहीं देसी नस्ल की गायों के प्रतियोगिता आयोजित हो और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर गायों की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर, जहां उन्होंने पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को एक और दुधारू गोवंश उपलब्ध कराए जाए और उसी के साथ उन्होंने कहा कि गोबर से तैयार पेंट का सरकारी भवनों में हो इस्तेमाल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देसी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता आयोजित हो और उसी के साथ मंडल स्तर पर गायों की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जहां पे विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने किया है आयोजन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की है शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया है और मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उसी के साथ उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के कदमों पर विचार विमर्श होगा। इस वक्त की खबर लखनऊ से बताई जा रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आयोजित लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन में प्रतिभाग किया और कहा कि मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गोपाल राय और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी को एक मंच पे लाकर के विमर्श खड़ा करना है कि कैसे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और किस ढंग से एक एक व्यक्ति को जोड़ करके सभी प्रतिनिधियों को एक मंच पे ला करके एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लखनऊ में भी अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नागरिकता का मामला, जब मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। जब राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का लगा था आरोप, केंद्र सरकार ने ब्रिटेन सरकार से मांगा था समय। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी और इससे पहले याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, जो भारतीय कानून के तहत अयोग्यता का कारण बनती है। केंद्र सरकार ने इस मामले में ब्रिटेन सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। वही कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 8 सप्ताह का समय दिया था, जो आज समाप्त हो रहा है। वही सुनवाई में गृह मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो नागरिकता संबंध में आज सुनवाई होने वाली है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी और इससे पहले याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, जो भारतीय कानून के तहत अयोग्यता का कारण बनती है और केंद्र सरकार ने इस मामले में ब्रिटेन सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 8 सप्ताह का समय दिया था, जो आज समाप्त हो गया है। वहीं सुनवाई में गृह मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अब खबर संभल से है, जो संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला, जब विवादित ढांचे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद समिति की मांगी है अनुमति, जो हिंदू पक्ष से दे रहा है चुनौती। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के विवादित ढांचे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी, जहां मस्जिद प्रबंधन समिति ने 1927 के समझौते के आधार पर मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगी है, जबकि हिंदू पक्ष से चुनौती दे रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता 1991 में पूजा स्थल अधिनियम के तहत
अवैध है। वहीं कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से मस्जिद की सफेदी की आवश्यकता और उससे संबंधित कानूनी पहलुओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान मस्जिद के नाम को लेकर भी विवाद उठ चुका है, जिसमें जामा और जामी शब्दों का उपयोग किया गया है। कोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से से सफेदी की अनुमति दी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको संभल की शाही जामा मस्जिद का मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है, जहां आपको बता दें कि इस ढांचे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी, जब मस्जिद प्रबंधन समिति ने 1927 के समझौते के आधार पर मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगी है, जबकि हिंदू पक्ष से चुनौती दे रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता 1991 में पूजा स्थल अधिनियम के तहत अवैध है और कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मस्जिद की सफेदी की आवश्यकता और उससे संबंधित कानूनी पहलुओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। वहीं सुनवाई के दौरान मस्जिद के नाम को लेकर भी विवाद उठ चुका है, जिसमें जामा और जामी शब्दों का उपयोग किया गया था। इसी के साथ कोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी की अनुमति दी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। और अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो लखनऊ पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और दोनों अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। दरअसल लखनऊ पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में DCP ईस्ट लखनऊ शशांक सिंह का कहना है कि आज करीब 3 बजे जब हमारी रात्रि गश्ती टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए निकली थी, तो सहारा ब्रिज के पास एक तरफ से बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध बाइक और 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रूटीन चेकिंग के लिए रोकने का कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति भाग गया है। हमारी पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और पीछा करने के दौरान उस व्यक्ति ने भी पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने भी अपने बचाव में उस पर फायरिंग की और उसके पैर में भी गोली लग गई। वहीं दोनों की पहचान मोनू राजपूत और महेश रावत के रूप में की गई है। और अब अगली खबर भी लखनऊ से है, जो STF ने किया है यूजी नीट परीक्षाओं में धांधली का भांडाफोड़। जो धांधली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और इसमें मामले में 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने यूजी नीट व अन्य परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल खुफिया जानकारी के दौरान STF नोएडा टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग 4 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे मांग रहे थे तथा इस गिरोह के लोगों का कार्यालय थाना फेज 1 क्षेत्र के सेक्टर 3 नोएडा में स्थित है और इस सूचना पर STF नोएडा टीम तत्काल मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान विक्रम कुमार शाह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां STF ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने यूजी नीट परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि खुफिया जानकारी के दौरान STF नोएडा टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग 4 मई को होने वाली नीट यूटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं तथा इस गिरोह के लोगों का कार्यालय थाना फेज 1 क्षेत्र के सेक्टर 3 नोएडा में स्थित है और इस सूचना पर STF नोएडा टीम तत्काल मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर कानपुर से है, जहां आपको बता दें कि 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है, जहां की परिवार के 5 लोग इमारत में फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोगों को बाहर निकाला गया है, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर में रविवार रात एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग इमारत में फंस गए, जहां सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां
मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 लोगों को बाहर निकाला गया है और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां लगाई गईं। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में करीब 8 घंटे लग गए। एसडीसीपी सेंट्रल कानपुर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 5 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, लेकिन उन्होंने उनकी मौत की पुष्टि नहीं की थी। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उसला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूंकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, सीएफओ ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, एसडीआरएफ भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया, हमारे दोनों एससीपी इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया सब और किसी तरह से आग पे काबू पाया गया है। अभी स्टिल पूरी जो काफी आग है अभी इसके अंदर, तो अभी इसको दोबारा 2-3 बार इसको फिर से इसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, फिर से आग जो थोड़ी बहुत बची धुआं है उसको निश्चित रूप से उनकी कंडीशन बहुत ही अधिक क्या कहते हैं जली हुई अवस्था में थी। अब उसमें जीवन है या नहीं है ये चिकित्सक ही बता पाएगा और उनको उसला में जो हमारे यहाँ बर्न यूनिट वहां भेजा गया है। वहां के बाद जो आगे डेस्टिनी होगी हेलेट जाएंगे, जो भी आग आवश्यक है। अब खबर ललितपुर से है, जो शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन किया है, जहां गांव के बीच शराब बिकने से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। वहीं गांव की महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हुआ है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दुकान में डाला ताला है, जहां पे पुलिस ने उसे खोला, जहां महिला ग्राम प्रधान ने भी दुकान का विरोध किया है। ये पूरा मामला पाली थाना के कलौथरा गांव में शराब की दुकान का बताया जा रहा है। खबर ललितपुर से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, जो गांव के बीच शराब बिकने से परिवार में बर्बाद हो रहे हैं। और उसी के साथ बताया जा रहा है कि गांव की महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हुआ है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दुकान में ताला डाला है, जिसको पुलिस ने समय रहते खोल दिया। वहीं महिला ग्राम प्रधान ने भी इस दुकान का विरोध किया है। यह पूरा मामला पाली थाना के कलौथरा गांव में शराब की दुकान का बताया जा रहा है। अब खबर मुरादाबाद से है, जो उत्तराखंड रोडवेज की बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है, जहां चालक की मौत हुई है और 13 यात्री बुरी तरीके से घायल हुए हैं। वहीं हादसे के वक्त बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। जहां ठाकुर द्वारा क्षेत्र के मुरादाबाद काशीपुर रोड पर यह हादसा बताया जा रहा है। खबर मुरादाबाद से आपको दिखाई जा रही है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड रोडवेज की बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है और इस हादसे में चालक की मौत हुई है और 13 यात्री बुरी तरीके से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 20 से 25 यात्री सवार थे और यह पूरा मामला ठाकुर द्वारा क्षेत्र के मुरादाबाद काशीपुर रोड पर बताया जा रहा है। अब बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दौरा है, जहां आचार्य नरदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे मंत्री, जहां पर विश्वविद्यालय में खेलकूद समारोह के समापन में होंगे शामिल। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी की हैं तैयारियां, जहां छात्रों को संबोधित करेंगे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। दरअसल उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सोमवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे और वे सुबह के वक्त आचार्य नरदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और मंत्री शाही विश्वविद्यालय में आयोजित खेलकूद समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस दौरान वे छात्रों को संबोधित करेंगे और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। अब खबर देवरिया से है, अज्ञात कारणों से कूड़े के ढेर में लगी है आग, जहां आग की चपेट में आने से जली हैं 2 कारें। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। यह पूरी घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राम गुलाम टोला की बताई जा रही है। खबर देवरिया से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से कूड़े के ढेर में आग लगी है, जहां आग की चपेट में आने से 2 कारें जल गई हैं। वहीं दमकल की गाड़ी
ने आग पर काबू पाया है। यह पूरी घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राम गुलाम टोला की बताई जा रही है। अब अगली खबर लखनऊ से है, जब 530 करोड़ रुपए की एक और जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। वे कानपुर की पान मसाला फाइबर प्लास्टिक कंपनी ने किया है खेल। में दोनों कंपनियों की 530 करोड़ की जीएसटी चोरी का हुआ है खुलासा। एसआईबी ने दोनों कंपनियों की टैक्स चोरी में दिया है साथ। जांच के बाद रिपोर्ट में खेलकर टैक्स चोरी में उन्होंने साथ दिया है। तमाम निर्देशों जांच निगरानी के बाद भी जीएसटी चोरी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ये लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 530 करोड़ रुपए की एक और जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कानपुर की पान मसाला और फाइबर प्लास्टिक कंपनी ने किया है बड़ा खेल, जहां दोनों कंपनियों की 530 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। और इस संबंध में बताया जा रहा है कि एसआईबी ने भी दोनों कंपनियों की टैक्स चोरी में साथ दिया है, जिसमें जांच के बाद रिपोर्ट में खेलकर टैक्स चोरी में उन्होंने साथ दिया है। वहीं तमाम निर्देशों और जांच निगरानी के बाद भी जीएसटी चोरी लगातार जारी है। अब खबर अमरोहा से है, जब पुलिस ने 36 घंटे पूर्व हुई हत्या का खुलासा किया है, जब यह दंपति ने सूदखोर हनीफ की गला दबाकर हत्या की थी। मृतक ने ब्याज पर दिए थे 25,000 रुपए। दरअसल अमरोहा जिले में पुलिस ने 36 घंटे पूर्व हुई हत्या का खुलासा किया है, जिसमें दंपति ने सूदखोर हनीफ की गला दबाकर हत्या की थी और हत्या कर शव को बेड में छिपाया था। बताया जा रहा है कि मृतक ने 25,000 रुपए ब्याज पर दिए थे, जिसमें 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज लेता था और इसके लिए मृतक ने रिक्शा और बैटरी गिरवी रखवा ली थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि सूदखोर ने ब्याज और मूल रकम के बदले में उसकी पत्नी मांगी थी। वहीं आशिक मिजाज के चलते मृतक के परिवार ने 2 वर्ष पहले भी दूरियां बनाई थी। यह भी बताया जा रहा है कि मृतक की पहले से 2 पत्नियां थीं। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है और यह पूरा मामला हसनपुर कोतवाली का बताया जा रहा है। भारतीय राजनीति में आए दिन नई पार्टियों का उदय और अस्त हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है, जहां कई पार्टियां महज चुनावी गणित का हिस्सा बनती हैं और कुछ समय बाद गुमनामी में चली जाती हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की दूरदर्शिता, संघर्ष और जन समर्थन के बलबूते पर राजनीति में अपनी एक अलग पहचान कायम करते हैं। ऐसी एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, और इस पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक ऐसे नाम और शख्सियत को उभारा है जिन्होंने हमेशा समाज के वंचित, पिछड़े और शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो आज हम एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास को लेकर वर्तमान तक तय किए गए राजनीतिक सफर को समझेंगे। पार्टी का इतिहास। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी की स्थापना 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान द्वारा की गई थी। दलितों पिछड़ों के हिमायती पासवान और भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात की। कमजोर वर्गों के पैरोकार। रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर दशकों लंबा था और उन्होंने अपने जीवन में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना था। रामविलास पासवान का दृष्टिकोण और संघर्ष। रामविलास पासवान का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब समाज के वर्ग को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक विषमताओं के खिलाफ। वे मानते थे कि देश में कई सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं और जब तक इन असमानताओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। समानता न्याय के पैरोकार। उनकी दृष्टि
दृष्टिकोण में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए समानता, न्याय और सम्मान की गारंटी देने की आवश्यकता थी। सामाजिक न्याय और समान अधिकार। रामविलास पासवान का यह दृष्टिकोण खासकर बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों में गहरे रूप से असर डालने वाला था। उनका यह संघर्ष हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए था। उनके इस संघर्ष को एलजेपी ने अपनी मुख्य विचारधारा के रूप में अपनाया और यही कारण था कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। सामाजिक न्याय और समान अधिकार। पार्टी का राजनीतिक सफर। एलजेपी का राजनीतिक सफर बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। रामविलास पासवान ने पार्टी का गठन करते समय बिहार में अपनी मजबूती बनाई, राष्ट्रीय राजनीति में बनाई पहचान। लेकिन जल्द ही इस पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। एलजेपी यूपीए गठजोड़। पार्टी ने शुरू में 2004 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया और यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा बनी। केंद्र में बने मंत्री। इस गठबंधन में एलजेपी को प्रमुख सहयोगी के रूप में शामिल किया गया और पासवान को केंद्र में मंत्री बनने का अवसर मिला। रामविलास पासवान ने रेल मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और इन विभागों में कई सुधार किए। यही वो समय था जब एलजेपी ने बिहार में अपनी मजबूत जड़ें स्थापित की। पार्टी का मुख्य उद्देश्य हमेशा बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना था। एलजेपी की विचारधारा और सामाजिक न्याय। लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा का मुख्य केंद्र सामाजिक न्याय रहा है। रामविलास पासवान ने हमेशा समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए आवाज उठाई। समाज की असमानताओं के सख्त विरोधी। उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय समाज में जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक जागरूकता और सुधारों की जरूरत है। यही कारण था कि एलजेपी ने हमेशा अपने चुनावी प्रचार में समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात की। देश में विचार का प्रसार। रामविलास पासवान का यह दृष्टिकोण केवल बिहार तक ही सीमित नहीं था। एलजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने विचारों को फैलाने का कार्य किया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की बात की। यही कारण था कि पार्टी को कई राज्यों में जन समर्थन मिला और उसने केंद्र सरकारों के साथ गठबंधन किया। पार्टी की प्रमुख उपलब्धियां और योगदान। एलजेपी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि बिहार राज्य में भी कई अहम राजनीतिक बदलावों में योगदान दिया। पार्टी के प्रभाव में बिहार के कई चुनावों में महत्वपूर्ण परिणाम आए। अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद। रामविलास पासवान ने देश में आधिकारिक रूप से दलित आरक्षण और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर आवाज उठाई जो उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख सामाजिक मुद्दों के रूप में उभरे। रामविलास पासवान का निधन और पार्टी का विभाजन। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया। उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच सत्ता को लेकर मतभेद उभरने लगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन। अंततः चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी की दिशा कुछ हद तक बदल गई और वे पार्टी को युवा नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करने में जुटे। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी पार्टी से अलग होकर अपना खुद का गुट बना लिया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। दोनों गुटों का दावा। इस विभाजन के बाद भी दोनों गुटों का दावा था कि वे रामविलास पासवान की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी का बदला स्वरूप। लेकिन पार्टी का स्वरूप काफी बदल गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
बिहार की बद से बदतर स्थिति को देखते हुए चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे नारे दिए और ये संदेश दिया कि बिहार के विकास के लिए उनका पार्टी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात और उनके कार्य आज उन्हें एक सफल नेता के रूप में उभारा है। वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा। चिराग पासवान ने पार्टी की नीतियों को आधुनिक और युवा प्रेरित बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही दलितों, वंचितों को लेकर उनके मन में जो विचार है, इसी वजह से उन्हें जनता का भरपूर साथ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास केवल एक राजनीतिक दल की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के अधिकारों और समानता की संघर्ष की कहानी है। रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी के माध्यम से हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के हक की बात की है। उनकी सोच ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। चाहे पार्टी वर्तमान में कुछ आंतरिक संकटों से जूझ रही हो, लेकिन उसकी मूल विचारधारा और उद्देश्य आज भी जनमानस में जीवित है। अगर पार्टी अपने विचारधारा को सही दिशा में विकसित करती है और नेतृत्व में सामंजस्य स्थापित करती है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।